डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री में अभिलेखों के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 13वां शिलालेख के बारे में चर्चा किए हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग जानने का यह प्रयास कीजिए कि बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है और उस 14 शिलालेखों में कौन कौन इम्पोर्टेंट अभिलेख है उसके बारे में हम आपको भली भांति बता चुके हैं। लेकिन 13वां शिलालेख के बारे में जो हम जिक्र किए हैं, जो डिस्कशन किए हैं, उसमें 13 की जगह पर गलती से 14 हम लिख दिए हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप एक बार यह फिर जानने का प्रयास कीजिए कि 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध यानी अशोक के द्वारा लड़ा गया जो अंतिम युद्ध था 261 ईस्वी में, वह कलिंग का युद्ध था। और उसके बाद अशोक ने युद्ध को त्याग दिए थे और वहां से बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो सर्वप्रथम आप लोग जानने का यह प्रयास कीजिए कि कलिंग युद्ध का जो मुख्य रूप से यानी व्यापक रूप से जो डिस्कशन किया गया है वह 13वां शिलालेख में ही किया गया है। और दूसरा कंटेंट यह है कि 13वां शिलालेख में पड़ोसी कुछ शासक है उनके बारे में बहुत विस्तृत ढंग से बताया गया है, जिसमें पहला का नाम है अंतियो और दूसरा का नाम है अंतेकीन और तीसरा का नाम है तुर्म। इन तीनों शासकों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से 13वां शिलालेख बताया गया है। तो इस चीज को आप लोग जानिए कि एंशियंट हिस्ट्री में जो हम आपको 13वां शिलालेख यानी 13वां बृहद शिलालेख में जिस चीज का प्रावधान किया गया है वह नंबर 1 कलिंग युद्ध का वर्णन। इस चीज को आप लोग समझ गए जो 261 ईस्वी में अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था और इसी युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए थे। और दूसरा कंटेंट है पड़ोसी शासकों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो 3 शासक कौन कौन है जिसके बारे में काफी व्यापक रूप से जानकारी मिलती है। ये नंबर में है जिसका नाम है अंतियो। ये नंबर में है अंतियो। बी में है अंतेकीन और सी में है तुर्मे। ये 3 शासकों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से 13वां शिलालेख में बताया गया है। तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि 13वां शिलालेख जो बृहद शिलालेख में के अंतर्गत बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जिसमें हम आप लोगों को सभी इम्पोर्टेंट बृहद शिलालेखों के बारे में बता चुके। और नेक्स्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं और नेक्स्ट यह है कि अशोक जो राजा थे उनका नाम किस बृहद शिलालेख में मिलता है। तो इस चीज को आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि अशोक का नाम किस बृहद शिलालेख में मिलता है, इसको भी जानिए।
अशोक का नाम किस पीरियड में में मिलता है। तो अशोक का नाम किस विजय शिलालेख में मिलता है, इस चीज को आप लोग समझिए कि अशोक का नाम जो है सर्वप्रथम अशोक का जो नाम मिला है वह मास्की विजय शिलालेख में मिलता है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर मास्की नामक जो स्थान है वहाँ की खुदाई से विजय शिलालेख जो मिला है, उस शिलालेख में अशोक का नाम का जिक्र मिलता है। तो सर्वप्रथम आप लोग यह जानिए कि सर्वप्रथम अशोक का नाम मास्की विजय शिलालेख में मिलता है। तो अशोक का नाम जो है अशोक का नाम सर्वप्रथम अशोक का नाम सर्वप्रथम अशोक का नाम जो है सर्वप्रथम जो है वह मास्की शिलालेख यानी मास्की शिलालेख जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है वहाँ से मिला है। और दूसरा जो है गुर्जरा, दूसरा जो है पहला में हो गया आपका मान लीजिए कि मास्की, यहाँ से अशोक का नाम सर्वप्रथम मिला है मास्की शिलालेख। ओके, तो मास्की शिलालेख आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा हो गया गुर्जरा, यह जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से भी अशोक का नाम का जिक्र मिलता है। और 3 नंबर में हो गया और तीसरा है वह है नेतूर, नेतूर। चौथा उद उदगोला, यानी दोनों जो प्लेस है यह कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है और नेतूर से भी और उदयगोलन से भी अशोक के नाम का स्पष्ट रूप से जो है व्याख्या मिलता है। और इसी विजय शिलालेख के अंतर्गत सर्वप्रथम यानी अशोक का नाम किस विजय शिलालेख में सर्वप्रथम मिलता है, तो वह है मास्की शिलालेख। सर्वप्रथम यहाँ से अशोक का नाम आपको मिलता है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2 में गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है और 3 में नेतूर और उदयगोलन जो आपका स्थान है, प्लेस है, यह कर्नाटका में स्थित है। और यहाँ से भी अशोक का नाम का जिक्र मिलता है। इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख जो है लघु शिलालेख, तो लघु शिलालेख में त्रिरथ
यानी बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिरत्न, और उसमें बुद्ध धम्म तथा संघ जो 3 कंटेंट के बारे में चर्चा की गई है, जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो अशोक के बुद्ध होने का भी प्रमाण जो है लघु शिलालेख से ही मिलता है। तो वह किस लघु शिलालेख से मिलता है, यह जानने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो वह है भाब्रू, यानी भाब्रू शिलालेख से में त्रिरत्न ग्रंथ का जिक्र मिलता है, और अशोक के बुद्ध होने का प्रमाण भी इसी लघु शिलालेख के अंतर्गत मिलता है, जिसका नाम है भाब्रू लघु शिलालेख। ओके, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि लघु लघु शिलालेख लघु शिलालेख में आपको लघु शिलालेख में आपको भाब्रू लघु शिलालेख में भाब्रू भाब्रू लघु शिलालेख भाब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसके बारे में जिक्र मिलता है। यानी भाब्रू शिलालेख के अंतर भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्न नामक बौद्ध ग्रंथ का प्रमाण मिलता है। तो बौद्ध धर्म का सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है, उसका नाम है त्रिरत्न। और यह त्रिरत्न कौन कौन है, जिसे हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में 3 विषय वस्तु को, 3 कंटेंट को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसमें बुद्ध धम्म तथा संघ का जिक्र मिलता है। एक में बुद्ध, 2 में धम्म, और 3 में जो है संघ। ये 3 कंटेंट जो है त्रिरत्न नामक ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है, और तीनों ही कंटेंट के कारण इस ग्रंथ का नाम त्रिरत्न पड़ा, जो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और जिसकी व्याख्या भाब्रू शिलालेख में मिलता है। ओके, तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए कि भाब्रू लघु शिलालेख के में त्रिरत्न नामक ग्रंथ की चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वह है अशोक के बुद्ध होने का प्रमाण, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसका प्रमाण किस शिलालेख के अंतर्गत मिलता है। तो आप लोग यह जानने का प्रयास कीजिए कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया तो उसका प्रमाण लघु शिलालेख में मिलता है। और वह किस शिलालेख में मिलता है, तो भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध होने का प्रमाण जो है हमें स्पष्ट रूप से मिलता है। तो अशोक को बुद्ध होने का प्रमाण, अशोक को बुद्ध होने का प्रमाण जो मिलता है वह सर्वप्रथम यानी लघु शिलालेख। तो किस लघु शिलालेख के अंतर्गत, तो भाब्रू लघु शिलालेख के
अंतर्गत अशोक को बुद्ध होने का जो है प्रमाण मिलता है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो यह है कि भाब्रू शिलालेख में ही, भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत ही, जाहिर सी बात है, भाब्रू शिलालेख में ही अशोक को बुद्ध होने का प्रमाण मिलता है। इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए। और इस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शनी, अपने आप को प्रियदर्शनी, ध्यान दीजिए, इस शिलालेख यानी भाब्रू लघु शिलालेख में ही अशोक का जो प्रमाण मिला है, तो अशोक ने भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत अपने आप को प्रियदर्शनी और राजा मगधे यानी मगध का राजा, राजा मगधे आहे शब्द का जो जिक्र मिलता है वह भाब्रू लघु शिलालेख के अंतर्गत ही मिलता है। तो इसको भी आप लोग जानिए कि इस लघु शिलालेख के अंतर्गत इस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को, इस लघु शिलालेख के अंतर्गत अशोक ने अपने आप को, किस लघु शिलालेख के अंतर्गत, तो भाब्रू लघु शिलालेख के अंतर्गत अशोक ने अपने आप को क्या कहा है, प्रियदर्शनी नाम से संबोधित किया है। प्रिय यानी जनता का सबसे प्रिय राजा, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए कि प्रियदर्शनी शब्द का जो अशोक ने अपने लिए जिक्र किया है वो किस लघु शिलालेख के अंतर्गत किया है, तो भाब्रू लघु शिलालेख के अंतर्गत अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शनी वर्ड का जिक्र किया और मगध के राजा होने का दावा किया है, जिसे राजा मगधे आहे सबसे संबोधित किया गया है। दूसरा जो है राजा मगधे आहे, ओके, यानी मगध के राजा होने का भी जो प्रमाण मिलता है वह भाब्रू लघु शिलालेख के अंतर्गत ही मिला है। तो जाहिर सी बात है कि दो शब्द का जो प्रयोग मिला है आपको, प्रियदर्शनी और राजा मगधे आहे, इस शब्द का उल्लेख भाब्रू लघु शिलालेख के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम मिला है। तो इस भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शनी और राजा मगधे आहे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ओके, तो इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट जो है, जाहिर सी बात है, भारत भारत में पहली बार कुछ इम्पोर्टेंट जो हम आपको फैक्ट्स देने जा रहे हैं शिलालेख से, वो यह है कि भारत में पहली बार शिलालेख किसने खुदवाई, किसने यानी उकेरित कराई पत्थरों पर, तो जाहिर सी बात है उसका नाम अशोक ही है। तो इस चीज को भी आप लोग जानिए कि भारत में सर्वप्रथम, भारत भारत में सर्वप्रथम, भारत में जो है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख किसने खुदवाई, तो कौन सा राजा खुदवाया था भारत में सर्वप्रथम, यानी पत्थरों पर शिलालेख किसने उकेरित किया था, खुदवाया था, तो वो अशोक थे। तो भारत में सर्वप्रथम
शिलालेख, शिलालेख किसने खुदवाई। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? जाहिर सी बात है अशोक। ओके, अशोक नामक राजा ने, सम्राट अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख पर, यानी पत्थरों पर बृहद शिलालेख हो, चाहे लघु शिलालेख हो, चाहे स्तंभ शिलालेख हो, सब जो है, सब पर जो है जो उपकेंद्रित थी, यानी कोई भी मैटर के बारे में, किसी भी कंटेंट के बारे में जो उस पर लिखवाया, वह कौन सा राजा था? तो जाहिर सी बात है उसका नाम है अशोक। इस चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं कि भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन है? इस चीज़ को भी आप लोग जानिए कि भारत का सबसे पुराना शिलालेख किससे कहा जाता है, वह कौन है। तो इसको भी आप लोग जानिए कि भारत का सबसे पुराना शिलालेख। ओके, भारत का सबसे पुराना शिलालेख कौन है? तो इस चीज को आप लोग जानिए कि भारत का सबसे पुराना शिलालेख, जिसका नाम है हाथीवाड़ा, हाथी हाथीवाड़ा। ओके, उसके बाद जो है हाथीवाड़ा के बाद है घोसुंडी, हाथीवाड़ा घोसुंडी शिला। तो भारत का सबसे पुराना शिलालेख का नाम क्या है? वह है हाथीवाड़ा घुसुंडी शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख। जो यह शिलालेख भारत का सबसे पुराना शिलालेख है। इस चीज के बारे में आप लोग जान गए, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए। जो राजस्थान के जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान से क्या हुआ? प्राप्त हुआ, प्राप्त। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में, भारत का सबसे पुराना शिलालेख का नाम क्या है? तो उसका नाम है हाथीवाड़ा घुसुंडी शिलालेख। तो वह कहाँ पर स्थित है? तो वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर से उसे खुदाई करके प्राप्त किया गया है। तो यह भारत का सबसे पुराना शिलालेख है। तो जाहिर सी बात है, अब जिस भाषा का, और इसमें जो है इसकी भाषा क्या थी, जो सबसे पुराना शिलालेख है, तो आप लोग जानने का यह प्रयास कीजिए कि इसकी भाषा क्या थी। तो जिसकी भाषा संस्कृत थी, जो भारत का सबसे पुराना शिलालेख है, जिसकी भाषा, इसकी भाषा, लैंग्वेज, संस्कृत। ओके, इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इस चीज को भी आप लोग जान गए। और लिपि क्या था? तो
और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में लिपि अगर आएगा एग्जाम में तो आपको होगा आंसर ब्रा। ओके, लिपि क्या होगा तो इस चीज को आप लोग जानिए, ब्राह्मी है तो ब्राह्मी। ओके, तो इस चीज को ब्राह्मी है। लिपि का नाम हो गया ब्राह्मी लिपि, जो संस्कृत के सबसे प्राचीनतम शिलालेख के नाम से, यानी संस्कृत लैंग्वेज के सबसे प्राचीनतम अगर वह शिलालेख है, यानी भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है, जिसका नाम है हाथीबाड़ा भुसुंडी शिलालेख। और यह संस्कृत की जाहिर सी बात है सबसे प्राचीनतम जो है शिलालेख है संस्कृत भाषा का, जिसका लिपि ब्राह्मी ब्रा ब्रा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है जो आपको शिलालेख से रिलेटेड है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर पर हम डिस्कशन करेंगे, चाहे नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।